Hello friends, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we are going to discuss a new topic called FATF, Financial Action Task Force. Okay, so it is the Global Money Laundering and Terrorist Financing Watchdog. ये क्या है? ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का एक वॉचडॉग है। इसका मतलब हुआ कि ये एक ऐसा बॉडी है जो इंटरनेशनली मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर निगरानी रखता है। सबसे पहले तो समझेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लीन। सो हेयर मनी लॉन्ड्रिंग ये एक इलीगल प्रोसेस है ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी जो कि जनरेट किया जाता है थ्रू इलीगल एक्टिविटीज़ और क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जैसे कि ड्रग फाइनेंसिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इन सब तरीके से जो मनी इलीगली जनरेट होता है, उस इलीगल मनी को एक ऐसा रूप देना कि वो लगे कि उसको इस तरीके से लॉन्डर करना, क्लीन करना कि वो ऐसा लगे कि वो एक लीगल और लेजिटिमेट सोर्स से आया है। सो दैट इज़ द मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, एंड टेरर फाइनेंसिंग आपको पता होगा, टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है सो एज टू प्रमोट इट एंड मेक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैपन इन अ पार्टिकुलर कंट्री। सो टेररिस्ट फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंसिंग करना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर निगरानी रखने का जो काम है ये FATF करती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करती है। ओके, सो यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग 1989। यह 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस। जैसा कि आपने G7 समिट को पढ़ा, मैंने पिछले वीडियो में G7 समिट के बारे में बताया। तो G7 समिट जो 1989 में आयोजित किया गया था, मतलब 1989 के G7 समिट के दौरान इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन पेरिस में। ओके, तो ये क्या करता है कि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। FATF इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, जो क्या एम करता है, जिसका मेन जो मकसद होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन था। आगे चलते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स इनिशियली जो FATF का ऑब्जेक्टिव था वो लिमिटेड था टू एग्जामिन एंड डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। मीन्स इसका जो डोमेन था वो लिमिटेड था ओनली टू द मनी लॉन्ड्रिंग, टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, बट जो USA में सितंबर 9/11 जो अटैक होता है सितंबर के महीने में, इन पार्टिकुलरली 11 सितंबर 2001 में, जो फेमसली 9/11 अटैक के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, एक सीरीज ऑफ टेरर अटैक हुआ था USA में। लगभग 3000 लोग मारे गए थे और इस टेररिस्ट एक्टिविटी के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ माना जाता है। तो इस टेररिस्ट अटैक के बाद FATF ने क्या किया, अपने मैंडेट को एक्सपेंड कर दिया कि अब जो FATF है वो सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम नहीं करेगा, बल्कि साथ ही साथ टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी रोकने का काम करेगा, कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो ना हो, किसी भी तरीके से कोई भी कंट्री या कोई भी लोग टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व ना हो। तो ये दो मेजर ऑब्जेक्टिव हैं इसके FATF के। ओके, कुछ और चीज़ें समझते हैं FATF के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं FATF का जो सेक्रेटरीट है वो लोकेटेड है पेरिस में। ओके, इसका एक प्रॉपर सेक्रेटरीट भी है जो कि पेरिस में लोकेटेड है। ठीक है, जो FATF का जो पॉलिसी मेकिंग और कह सकते हैं जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको कहा जाता है FATF प्लेनरी। जो डिसीजंस लेती है, जो बॉडी जिसका काम है डिसीजंस लेना रिगार्डिंग कंट्रीज, वो जो बॉडी है वो कहलाती है FATF प्लेनरी। और ये ये साल में 3 बार मीटिंग करती है, और कह सकते हैं कि इनकी मीटिंग साल में
3 बार होती है। ओके, FATF जो है वो 37 कंट्रीज से मिलके बना है और इसके साथ साथ इसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। मीन्स इसके मेंबर्स में 37 कंट्रीज तो हैं ही, साथ ही साथ 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके मेंबर हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। पार्टिकुलरली है तो यूरोपियन कमीशन, लेकिन हम एज ए होल इसको यूरोपियन यूनियन लिख सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन के अंडर में ही है। ओके, तो यूरोपियन यूनियन, और दूसरा जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ओके, आने वाले वीडियोस में हम इन 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए आप ये समझिए कि FATF में 37 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें आपके इंडिया भी मेंबर है, चाइना भी मेंबर है, USA भी, रशिया भी मेंबर है। इंडिया किस साल FATF का मेंबर बना? तो 2010 में। ओके, और ये नोट करने की बात है कि पाकिस्तान जो है FATF का मेंबर नहीं है। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें समझते हैं। ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट ऑफ FATF। FATF जो है वो 2 लिस्ट प्रिपेयर करता है और मेंटेन करता है। पहला लिस्ट है ग्रे लिस्ट और दूसरा है ब्लैक लिस्ट। ठीक है, इसका ऑफिशियल नाम कुछ और है जो कि अभी हम आगे देखेंगे। पॉपुलरली इसे ग्रे और ब्लैक लिस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। FATF क्या करता है? सेट करता है स्टैंडर्ड्स, ओके, और रिकमेंडेशंस कंट्रीज को देता है, और स्टैंडर्ड्स सेट करता है फॉर कंट्रीज, ताकि वो कंट्रीज क्या कर सके? अचीव कर सके इन ऑर्डर टू प्लग द लूप होल्स, जो कि होल्स और कह सकते हैं लूप होल्स जो उनके सिस्टम में है, उनके फाइनेंशियल सिस्टम में है, जिस वजह से टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग ये सब हो रही है, उसे उस लूप होल को प्लग करने के लिए FATF क्या करती है? स्टैंडर्ड्स बनाती है और कंट्रीज को रिकमेंडेशन देती है। ओके, तो ये FATF का काम है। उसके साथ साथ FATF क्या करती है? मॉनिटर करती है प्रोग्रेस को, कंट्रीज के प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है कि उन्होंने क्या इस स्टैंडर्ड्स के, जो हमने स्टैंडर्ड्स जो उन्हें दिया है, क्या वो इस स्टैंडर्ड्स के बेस पे काम कर रही है या नहीं। तो इससे जो है FATF क्या करती है? मॉनिटर करती है। ओके, सो FATF इसे मॉनिटर करती है। कैसे मॉनिटर करती है? तो थ्रू पीयर रिव्यूड इवेल्युएशन, मतलब कंट्रीज पीयर रिव्यू करती है, मतलब एक कंट्रीज दूसरे कंट्रीज की परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है। दिस इज कॉल्ड पीयर। ओके, पीयर रिव्यूड इवेल्युएशन करती है, जिसको हम म्यूचुअल इवेल्युएशन भी कहते हैं, जिसे पॉपुलरली म्यूचुअल इवेल्युएशन ऑफ कंट्रीज कहा जाता है। मतलब कंट्रीज आपस में एक दूसरे की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है, जिसे पीयर रिव्यूड इवेल्युएशन भी कहा जाता है। और सब्सिक्वेंटली इस जो इवेल्युएशन होती है, इस रिव्यूज़ को रिव्यूज़ कह ले या फिर जो इवेल्युएशन हुई उसे रिलीज किया जाता है एक रिपोर्ट में, जिसे कहते हैं म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो FATF। ठीक है, जो रिपोर्ट म्यूचुअल इवेल्युएशन की जो कंट्रीज के द्वारा की गई है उसे एक रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है, जिसे म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इफ अ कंट्री अपेयर्स टू हैव मेजर डिफिशियंसी, उस रिपोर्ट में अगर ऐसा लगता है कि किसी कंट्री में मेजर डिफिशियंसी है या फिर उस कंट्री में बहुत बड़ी एक कमी है कि वो जो अपना फाइट है अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, उसके फाइट में कहीं ना कहीं कमी है या फिर डिफिशियंसी है, तो उस कंट्री को रख दिया जाता है एक लिस्ट में, जिसे कहते हैं जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। अगर किसी कंट्री में ऐसा लगता है, उस रिव्यू करने के बाद किसी कंट्री को ऐसा पाया जाता है कि वह कंट्री में बहुत सारी खामियां हैं, डिफिशियंसी है, कि वह ठीक से मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को नहीं टैकल कर पा रही है, तो उस कंट्री को रख दिया जाता है एक लिस्ट में, जिसे कहते हैं जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, जिसे पॉपुलरली क्या कहा जाता है? ग्रे लिस्ट,
जैसा मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल नाम है। ओके, और अगर कंट्रीज आर नॉन कोऑपरेटिव इन एड्रेसिंग दिस इशू, अगर कोई कंट्री एकदम से भी कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, मतलब वो कंट्री कोई कंसर्न ही नहीं है कि वो इस चीज़ को टैकल करना चाह रही है या फाइट करना चाह रही है, तो उसे रख दिया जाता है एक लिस्ट में जिसे कहते हैं हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू अ कॉल फॉर एक्शन, जिसे पॉपुलरली कहा जाता है ब्लैक लिस्ट। ओके, जिसे पॉपुलरली कहा जाता है ब्लैक लिस्ट। ठीक है, तो पहले कंट्रीज को वार्निंग दिया जाता है, अगर वो कंट्रीज ग्रे लिस्ट में हैं तो उस कंट्रीज को वार्निंग दिया जाता है, अगर वो कंट्रीज नहीं मानती है, नहीं इम्प्रूवमेंट करती है फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में, तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ओके, ये था ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में। अभी जान लेते हैं कौन से कंट्रीज है जो ग्रे लिस्ट में है और ब्लैक लिस्ट में है प्रेजेंटली। तो अभी जो ग्रे लिस्टेड कंट्रीज है लगभग 25 कंट्रीज हैं, हमें सभी के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ के नाम जैसे श्रीलंका है, कंबोडिया है। इस लिस्ट में पाकिस्तान भी हुआ करता था, जो कि अभी रिसेंटली 2022 अक्टूबर के महीने में उसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। बट अभी न्यूज़ यह आ रही है कि पाकिस्तान जो है अगेन मे बी इंक्लूडेड इन द ग्रे लिस्ट। ओके, जब मैं अभी यह वीडियो बना रहा हूँ इन द मंथ ऑफ जून, सो यह न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। ठीक है, पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, लेकिन अक्टूबर 2022 को वह ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया। तो पाकिस्तान के लिए खुशी की न्यूज़ थी वो। बट अभी जो एप्रीहेंशंस आ रही हैं कि पाकिस्तान में अगेन बी इंक्लूडेड इन द ग्रे लिस्ट। अब समझते हैं ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? तो ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार। ये कंट्रीज़ वो हैं जो एकदम से क्या कर रही है, कोई स्टेप नहीं ले रही है अपने यहाँ टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। ओके, इस वजह से इन कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, अब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो FATF का जो प्रेसिडेंट है वो सीनियर ऑफिशियल होता है। FATF का जो प्रेसिडेंट है वो सीनियर ऑफिशियल होता है, जो कन्वीन करता है, मतलब आयोजित करता है और चेयर करता है और हेड करता है मीटिंग्स को, जो कि FATF का जो प्लेनरी मीटिंग होता है ना, जो मैंने बताया जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है FATF की, उसे FATF प्लेनरी कहा जाता है। तो उसके मीटिंग्स को जो हेड करते हैं और चेयर करते हैं वो FATF के प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेजेंटली कौन है प्रेसिडेंट अभी? तो टी राजा कुमार है। ये कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। टी राजा कुमार जो है वो सिंगापुर के हैं। ये अभी करंट प्रेसिडेंट है, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है किसके? FATF के। ओके, तो ये था टॉपिक FATF के बारे में। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो में FATF के हर एक चीज़ को कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।